मेरे देश की धरती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरे देश की धरती। हर संडे सुबह 7 से 9 मिलने आएगा मेरे साथ माधोपुर गांव का ये परिवार। अक्षय इस परिवार का बेटा शहर में पढ़ता है और अपने गांव आता है कई सालों बाद, और यहाँ आकर उसको बहुत आश्चर्य होता है अपने गांव के किसानों की उन्नति को देखकर। और ये सब हुआ है उसी के बाबूजी की वजह से, उनकी आधुनिक सोच की वजह से। पिछले हफ्ते आपने सुना कि कैसे अक्षय को अपने बाबूजी से गन्ने की खेती में इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक तकनीकों के बारे में पता चलता है। आइए आज चलते हैं अक्षय के साथ उसके गाँव में कृषि के क्षेत्र में हुई उन्नति के बारे में जानने के उसके इस सफर में। बाबूजी, मेरी छुट्टियां बढ़ गई हैं। अब मैं अगस्त में वापस जाऊंगा। चलो अच्छा है, कुछ टाइम और घर का आनंद ले लो, फिर तो तुम भी नौकरी वगैरह में लग जाओगे। हाँ बाबूजी, वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि कई सालों बाद बाग में आम खा सकूंगा। बस इतनी सी बात। अरे बाबूजी, शहर में बहुत याद आता है ये सब कुछ, पेड़ों की छांव में बैठकर आम खाना। तो इसी बात पे एक और खुशखबरी सुन लो। वो क्या बाबूजी? हमने 2 बरस पहले एक बाग लिया है, अभी ठेके पे दिया हुआ है। बाबूजी, अपना बाग? आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे बेटा, अब तुम गांव में रुको तो तुम्हें ये सब बातें पता चलेंगी। पर आपने कई सालों की बची हुई कमाई लगा दी होगी इस बाग को लेने में, है ना? हाँ वो तो है, पर ये घाटे वाला निवेश नहीं है बेटा। आम के पेड़ में सिर्फ आम ही नहीं, उसका पूरा पेड़ काम आता है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। आम के पेड़ के अलग अलग हिस्से दवाई की तरह इस्तेमाल में आते हैं। जैसे उसकी जड़ और पत्तियां पेट साफ करती हैं, और उसका फूल दमे के इलाज में इस्तेमाल होता है। जब फल कच्चा होता है तो खून की सफाई करता है, और तो और आम के बीज से सीने की जलन का भी इलाज होता है। क्या बात है बाबूजी, इतने फायदे! मेरा सारा ध्यान तो बस आम पे रहता है। अरे तुम्हारा ही नहीं बेटा, सबका। पके हुए आम में भी कम गुण नहीं होते। ये तो मुझे पता है बाबूजी, आम के अंदर विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी चीजें होती हैं। पर क्या तुम्हें ये पता है कि आम का जूस दिमागी कमजोरी, ध्यान और याददाश्त के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। बाबूजी, आपसे ज्यादा मुझे कैसे पता हो सकता है? अब आप काम की बात बताइए मुझे, कब चलेंगे लेके मुझे वहाँ? आज शाम में चलते हैं। वैसे भी तुम्हारे संजीव चाचा ने बुलाया है, उनका भी बाग बस हमारे बाग से ही लगा हुआ है। ठीक है बाबूजी। मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती। अरे संजीव, राम राम, कैसे हो भाई? राम राम हरी भाई, मैं तो बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ। बस आज तुम्हारे बाग पे अतिथि आए हैं, समझ लो, तुमसे मिलने। ये किसको ले आए साथ हरी भाई? ये कहीं कृषि केंद्र वाले नए बाबू तो नहीं है? अरे नहीं, अब पहचानो इसे। अक्षय? हाँ, अक्षय बस कुछ ही दिन हुए हैं शहर से लौटा है। अरे बड़ा बदला सा लग रहा है बेटा, शहर जाके तू वहीं का हो गया है। राम राम चाचा, कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ बेटा, तू बता आज कैसे तेरे दर्शन हो गए? अरे चाचा, बस बचपन की तरह आम चुराने आया हूँ तुम्हारे बाग से। फर्क इतना है कि इस बार तुम पीछे नहीं भागोगे। अच्छा याद है तुझे, पर तेरी किस्मत ना थोड़ी खराब है बेटा। इस बरस तो तुम्हें अपने ही बाग के आम खाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बाग में तो आम नहीं हो रहे इस बार। क्यों चाचा, इस बरस फसल हल्की हुई है क्या? हल्की नहीं बेटा, मेरा बाग ना जरा बुढ़ा हो चला है। पेड़ों पे फल आने कम हो गए थे, तो 1 बरस पहले मैंने इनका जीर्णोद्धार करवा दिया है। क्या? समझाता हूँ बेटा। होता क्या है कि पेड़ इतने बड़े और घने हो जाते हैं कि सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती है, और पेड़ की शाखाएं भी आपस में उलझ जाती हैं, और इतने घने बाग में कीट और बीमारियां बढ़ जाती हैं। पेड़ इतने विशाल हो जाते हैं कि दवाई छिड़कना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम इसकी कटाई छटाई करते हैं, वो भी इस तरह कि नए कल्ले निकल सकें। तो ये पेड़ कब तक फल नहीं देंगे? बस 1 बरस और, 3 बरस में फल भी आने लगता है और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। हाँ, और दिसंबर के महीने में करी जाती है ये कटाई छटाई। ये तो बहुत मेहनत का काम होता होगा, है ना? इतने बड़े पेड़ की शाखाएं काटना तो वो तो है बेटा, पेट्रोल या बिजली वाली आरी से काट सकते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी उलझी या बीमार शाखाओं को जहाँ से शाख निकल रही हो ना, वहीं से काट देना चाहिए। पर सब कुछ बड़ी सावधानी से करना पड़ता है बेटा। लंबी और भारी शाखों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए और रस्सी से बांधकर ही उतारना चाहिए। ये बात तो सही बताई आपने बाबूजी। वैसे संजीव चाचा, ये कटी हुई लकड़ी भी तो बेची होगी ना आपने? हाँ, क्यों नहीं, कई बार बेची है। बस कटाई छटाई करने से काम नहीं खत्म होता है बेटा। हाँ, ये तो है। शाखाओं को काटने के तुरंत बाद
1 किलोग्राम फफूंदी नाशक दवा कॉपर हाइड्रोक्साइड, 250 ग्राम अरंडी का तेल और पानी मिलाकर शाखाओं के कटे हुए भाग पर मिला देना होता है, वो किस लिए करते हैं? ताकि कटे भाग रोग और जीवाणुओं से बचे रहें। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अरे अक्षय बेटा, मैं तुम्हारे संजीव चाचा के यहाँ जा रहा हूँ। चलो, तुम भी कह रहे थे ना? हाँ बाबूजी, वैसे चाय पी लेते हैं, अम्मा देकर गई हैं। चाय के लिए तो मना करना मुश्किल है बेटा, चलो पी ही लेते हैं। हाँ, ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा बाबूजी, पिछले बरस आपके आम के बाग से फसल कैसी हुई थी? असल में पिछले साल फसल थोड़ी हल्की थी। आम की फसल एक साल ठीक और उसके अगले साल हल्की आती है बेटा। तो मतलब इस साल फसल अच्छी होगी? हाँ, पिछले साल से अच्छी होगी। वैसे अभी तो नई नई तकनीकें खोज रहे हैं सब। आजकल वो पैक्लोबुट्राजोल का भी इस्तेमाल होता है हर साल बराबर फसल पाने के लिए। वैसे आपने बाग में कौन सा आम लगाया है, दशहरी या लंगड़ा या कोई और? फिलहाल तो 2 किस्में लगी हुई है बेटा, सरौली और दशहरी। 2 अलग अलग तरह के आम, ऐसा क्यों? कोई खास वजह? खास वजह तो है। दरअसल आम का फल पार पारागन से होता है। पार पारागन मतलब 2 अलग किस्म के आम के फूल एक दूसरे को फल में बदलते हैं, इसीलिए बाग में मधुमक्खियों को भी पाला जाता है। बाबूजी, अक्सर आम के बागों में और भी फल लगे होते हैं, उसका भी कोई कारण है क्या? बिल्कुल है। दरअसल ऐसा है बेटा कि जो नया बाग लगाया जाता है तो वो कई सालों तक फल नहीं देता, करीब 9 सालों तक। पर आजकल कुछ ऐसी किस्में आई हैं बाजार में जो 4 साल में फलने लगती हैं। ऐसी सूरत में और पौधे या फल आराम से उगाए जा सकते हैं, खर्चा भी निकलता रहता है। कौन कौन से पौधे हैं ये जो उगा सकते हैं आप? पौधों का चुनाव बाग की उम्र के अनुसार होता है, पर हाँ, फलों में आप अमरूद, शरीफा, पपीता लगा सकते हैं। और सब्जियों में लौकी, भिंडी, फूल गोभी, प्याज व लहसुन, धनिया, हल्दी, अदरक और शकरकंद भी उगा सकते हैं। ज्यादातर वही पौधे उगाए जाते हैं जो छाया सह सकते हो। मतलब इससे जमीन भी उपजाऊ रहती होगी, है ना? बिल्कुल सही समझा तुमने बेटा। कुछ फसल चक्रों से बड़ी आमदनी होती है, जैसे कि लोबिया आलू, मिर्च टमाटर, मूंग चना और उड़द चना। आपने क्या लगाया है अपने बाग में? इस बरस आलू है। कुछ ऐसी फसलें भी है जो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए आम के बाग में, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, धान आदि। और एक बात है जिसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। ये कौन सी बात है बाबूजी? यही कि आम के थालों में फसल नहीं बोना चाहिए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बाबूजी, संजीव चाचा को इन 3 बरस में कोई और भी काम करना होता है क्या बाग में? क्योंकि कटाई छटाई तो उन्होंने कर ली और वैसे भी फल तो आएंगे नहीं इस बार। कटाई छटाई का सबसे बड़ा लाभ तो यह है बेटा कि पेड़ों के आसपास बहुत खुली जगह हो जाती है, तो और फसलें लगाई जा सकती है, उससे आमदनी भी नहीं रुकती। चलो, कम से कम आमदनी के लिए ये तो कर सकता है किसान। पर नई फसलों के साथ आम के पेड़ों का भी काम चलता रहता है। जनवरी में पेड़ के तनों के आसपास थाले और सिंचाई की नालियां बनानी होती है। फिर फरवरी के अंत में 2.5 किलोग्राम यूरिया की आधी मात्रा, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम पोटाश की पूरी मात्रा थालों में डलती है। और मार्च में सिंचाई शुरू हो जाती है। हर 2 हफ्ते बाद पानी लगाना होता है ताकि नए निकले कल्ले पानी की कमी से सूख न जाए। ये बात तो सही कही आपने। इतनी गर्मी में नमी बनाए रखना तो एक बड़ा काम है। हाँ, इसलिए पेड़ के थालों में आम के या केलों के पत्ते, सूखी घास, पुआल या काली पॉलीथीन बिछाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा जुगाड़ है। ऐसा करने से खरपतवार भी घटता है। मतलब चाहे फल आए या नहीं आए, काम में कोई कमी नहीं होती है किसानों की। अभी तो तुमने मार्च तक की ही कहानी सुनी है बेटा, अभी आगे भी सुनो। जून में बची हुई यूरिया पड़ती है और जुलाई के पहले हफ्ते में 120 किलो गोबर की खाद प्रति पेड़ डलती है। अच्छा बाबूजी, कीट और रोगों के लिए भी तो इलाज चलता रहता होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कीड़े पेड़ में सुराख बना लें तो लोहे की पतली तीली डालकर कीड़ों को निकाल कर मार देना चाहिए और उसके बाद कीटनाशक डिक्लोरवस में भीगे रुई के फायों को छेद में डालकर चिकनी मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। और फिर 3 साल बाद फल आने लगता है। हाँ, 4-5 गुना ज्यादा उत्पादन बढ़ जाता है और लाभ भी। संजीव चाचा कह रहे थे कि उनका बाग बूढ़ा हो चला है। ऐसे कितना पुराना है उनका बाग? उनके बाग की आयु यही कोई 50 वर्ष के करीब होगी। नए और मध्यम आयु के बाग 15 से 30 साल तक के होते हैं। उनमें तो ये सब नहीं करना पड़ता होगा।
जैसे आपका बाग है बाबूजी, वो कितना पुराना है? यही करीबन 20 बरस। पर नए बागों में भी पेड़ों की लंबाई चौड़ाई नियंत्रण में रखनी पड़ती है बेटा। इसका मतलब आप भी कटाई करते हैं? हाँ, इस तकनीक को कैनोपी प्रबंधन कहा जाता है और इसके इस्तेमाल से अधिक उत्पादकता मिल सकती है। और पहले से ही ख्याल रखने से बाग की ऐसी हालत ही नहीं होती जैसे संजीव के बाग की हो गई थी। इस कैनोपी प्रबंधन में क्या करना होता है? बेटा, इस तकनीक में 1 या 2 मुख्य शाखाओं को चिन्ह कर देते हैं और उनकी कटाई छटाई करते हैं। कम से कम 15 से 20% पेड़ की लंबाई घट जाती है। ऐसा करने से आपको क्या लाभ होते हैं? कीटनाशकों का छिड़काव करना आसान हो जाता है, फलों की तुड़ाई में आसानी रहती है, हवा का आगमन भी बढ़ जाता है जिससे नए कल्ले जल्दी बड़े हो जाते हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बाबूजी, हमारा बाग ज्यादा ही घना मालूम पड़ता है। इतनी कम से कम जगह में इतने सारे पेड़। अरे तुझे पता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम से जुड़ी संस्थाएं आम की उत्पादकता का लक्ष्य 40 टन प्रति हेक्टेयर पे रखती हैं। उस हिसाब से हमें अभी अपने देश के बागों का उत्पादन बहुत बढ़ाना है बेटा। पर इससे फल की गुणवत्ता पे असर नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दशहरी के लिए तो परंपरागत रूप से 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगते हैं 10 बाई 10 मीटर की दूरी पे। इस नई तकनीक द्वारा 400 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगते हैं 5 बाई 5 मीटर की दूरी पे। ये सारे पेड़ एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते इतनी कम जगह में होने पे? इसको करने का पूरा तरीका है बेटा। जैसे कैनोपी प्रबंधन शुरू से करना बहुत जरूरी है। आपको कोई सुविधा होती है इस तरह की खेती करने में? हाँ, बिल्कुल होती है बेटा। कीटनाशक छिड़कना, फल उतारना सब आसान हो जाता है। पेड़ों में रोग कम लगते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंच रही होती है। और फल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। चलो, ऐसा करने से आपको कुछ तो आराम हो गया, पर पेड़ों का और क्या क्या ध्यान रखना होता है? ध्यान करना तो बुआई से शुरू हो जाता है। बोने के लिए कोई उम्दा हाइब्रिड किस्म ढूंढनी पड़ती है, जैसे तोतापरी, नीलम अधिक उत्पादन देते हैं और अल्फांसो कम उत्पादन देता है। बस उसके बाद तो सारा खेल पोषण और लगातार सिंचाई का है। तो आप पोषण और सिंचाई के लिए कोई नई तकनीक अपनाते हैं क्या? मैं जैसे कि अभी तुम्हें बता रहा था, उत्पादन बढ़ाने की सफलता का राज है पानी और पोषण को मिला देना। वो कैसे? इस तकनीक को फर्टिगेशन कहते हैं। टपक सिंचाई के साथ साथ पौधों को भी पोषण दिया जाता है। अच्छा, मतलब फर्टिलाइजर पानी में घोलकर टपक सिंचाई के द्वारा पौधों में पहुंचता है। ये तो बहुत ही सरल पर कमाल का आइडिया है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। फर्टिलाइजर डालने का ढंग बदल जाता है, जैसे कि फॉस्फेट फर्टिगेशन से नहीं पहुंचा सकते पौधों में, उसकी जगह उसका खास तरल स्वरूप उपयोग में आता है। इस तकनीक में तो काफी विकास हो गया लगता है। हाँ, कुछ फर्टिलाइजर आसानी से पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट और लोहा, जिंक, कॉपर आदि भी पानी की सहायता से पौधों तक पहुंचाए जाते हैं। पर ऐसी सिंचाई से इतने अच्छे परिणाम ये कैसे आते हैं? पानी और पोषण दोनों ही बिल्कुल जड़ के पास उपलब्ध होते हैं। इससे जड़ों की सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सुनने में ये तकनीक बड़ी क्रांतिकारी लग रही है। पानी, फर्टिलाइजर सबका उपयोग कम से कम और उत्पादन में बढ़ोतरी। ऐसे कितना अंतर आता है आपके उत्पादन में? उत्पादन 25 से 50% अधिक हो जाता है। जहाँ 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था, वही बढ़कर 14 से 15 टन प्रति हेक्टेयर हो जाता है। मतलब ये तो दुगना हो गया। हाँ बेटा, समझ लो दुगना। इतना सुनकर मुझे तो प्यास लग गई है। चलिए संजीव चाचा के खेत में जाके पानी पी के आते हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बाबूजी, आप मुझे फर्टिगेशन और टपक सिंचाई के बारे में बता रहे थे, पर अगर किसी के पास इस तकनीक का प्रयोग करने की सुविधा ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसको आम प्रक्रिया से खाद वगैरह डालना चाहिए और कीटनाशकों का समय पे छिड़काव करना चाहिए। आम प्रक्रिया से आपका मतलब? आम प्रक्रिया मतलब जैसे फास्फोरस हुआ, उसकी पूरी मात्रा को 8 से 10 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई करके मिला देना चाहिए। गोबर की खाद और फास्फोरसधारी फर्टिलाइजरों को कम से कम 20 दिन पहले ही जरूर दे देना चाहिए। बाबूजी, जहाँ तक मुझे पता है आम की फसल तो पूरे हिंदुस्तान में उगाई जाती है, तो क्या अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, पर आमतौर पे फूल आने से 2 से 2.5 महीने पहले ये उर्वरक डाल देने चाहिए। हाँ, समय में अंतर होता है। जैसे उत्तर भारत में खाद और फर्टिलाइजर डालने का उचित समय दिसंबर जनवरी है, जबकि दक्षिण भारत में
ये समय सितंबर से अक्टूबर होता है। ये सारा काम तो बड़ा समय के अनुसार करना पड़ता होगा। बिल्कुल, वरना फसल को नुकसान हो सकता है। इसीलिए समय रहते ही इन फर्टिलाइजर्स को पेड़ के फैलाव में डालकर अच्छे से गुड़ाई कर देनी चाहिए। वैसे अब तक जितना भी मैंने सुना है, ज्यादातर फसलों में एक ही प्रकार के फर्टिलाइजर डालते हैं, वो भी अलग अलग मात्रा में। क्या इससे फसल को हानि नहीं पहुंचती? कभी कभी कुछ फर्टिलाइजर किसी फसल के लिए हानिकारक भी हो सकता है, जैसे कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग आम के लिए नहीं करना चाहिए। उससे जमीन में क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पत्तियां सूखने लगती हैं और फिर पेड़ मरने लगते हैं। पोटाश की कमी पूरी करने के लिए पोटेशियम सल्फेट का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे बाबूजी, कभी कभी आम बड़े छोटे रह जाते हैं, तो क्या ऐसा फर्टिलाइजर की कमी से होता है? सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, सिंचाई की कमी से भी ऐसा हो सकता है। सिंचाई किस प्रकार करते हैं आप अपने बाग की? देखो बेटा, जैसे मेरे बाग में ज्यादातर दशहरी हैं, तो फल लगने के बाद हर 20 से 25 दिन में 2 से 3 बार पानी देना ही होगा। पर बाबूजी, पता कैसे चलेगा कि किस समय बाग में पानी देना जरूरी है या नहीं? उसका भी एक सरल सा हिसाब है। फलने वाले बागों में पहली सिंचाई तब करनी चाहिए जब फल मटर के दाने के बराबर हो, दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 20-25 दिनों बाद, और तीसरी सिंचाई मई के दूसरे हफ्ते में करने से फल बड़े होते हैं और उनकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बाबूजी, आम का फल इतना मीठा और खुशबूदार होता है, कीट तो इस फल से बहुत आकर्षित होते होंगे। हाँ बेटा, कीटों की रोकथाम रखना आम के बाग में साल भर का काम होता है। बस कीटनाशक डालते समय एक जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या बाबूजी? यही कि कीटनाशकों को बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कीट इनके आदी न हो जाएं। किस तरह के कीट लगते हैं आम के बाग में बाबूजी? अरे बहुत तरह के। जैसे आम का भूंगा होता है, मोटा और मटमैला, आम के बाग को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये इसी महीने मार्च से अप्रैल तक ये कीट लगातार रस चूसता रहता है, जिसके कारण फल छोटी अवस्था में ही पेड़ से गिर जाते हैं। और तो और ये रस चूसते समय एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकालता है। बाद में इसी पदार्थ पर काली फफूंदी लग जाती है। बाप रे, एक कीट से इतना नुकसान! कैसे मारते कैसे हैं आप इस कीट को? कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना होता है इनके लिए। क्या आम की फसल में भूंगा जैसे और भी कीट होते हैं? हाँ, और भी हैं, जैसे गुजिया कीट, तना भेदक और पफल भेदक मक्खी वगैरह वगैरह। और इनका इलाज भी कीटनाशकों से ही होता है? कुछ का, और कुछ के लिए नई तरह के उपाय लगाने पड़ते हैं। जैसे दिसंबर के महीने में पेड़ों के मुख्य तने पर जमीन से 35 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 35 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी ही पॉलीथीन बांध लेते हैं। इसे बांधने के बाद बांधने वाले स्थान पे तने के पास गीली मिट्टी को लगाते हैं, ताकि छाल की सुराखों से होकर पॉलीथीन की पट्टी के नीचे से कीट पेड़ पर न चढ़ें। और इसी पन्नी को समय समय पर पोंछते रहना होता है, ताकि कीट के लिए ये फिसलनदार बने रहें। ये उपाय तो कमाल का है। इसमें तो कोई खास लागत भी नहीं लगती होगी और फलों को भी नुकसान नहीं पहुंचता होगा। पर अभी तो मैंने तुम्हें उस कीट के बारे में बताया ही नहीं जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है। ये कीट इतना नुकसान करता है कि सारे भारत के निर्यात में बाधा डाल देते हैं। ये पूरे देश भर के निर्यात में? हाँ, ये कीट पफल भेदक मक्खी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में तो ये पूरे साल रहती है, पर उत्तर भारत में गर्मियों में जब आम की फसल तैयार होती है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसके कारण फल सड़ने लगते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। इतनी सी मक्खी से इतना नुकसान! पर फल भी तो आम है बाबूजी, हम सबका मनपसंद। अब चाहे आदमी हो चाहे मक्खियां हो। हाँ, ये तो सच है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बाइरल का उपयोग किया जाता है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। एक बात बताइए बाबूजी, अक्सर आम के बागों में आम को कागज की थैलियों में बांध देते हैं, वो किस लिए करते हैं? इसे थैलाबंदी तकनीक बोलते हैं। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि दासी मक्खी, कीट, काली फफूंद जैसी बीमारियों का खतरा नहीं रहता। इससे फलों में रगड़ और खरोंच नहीं लगती, इसलिए फल साफ सुथरे और आकर्षक भी रहते हैं। आंधी और तेज हवा से टूटकर कम गिरते हैं और परिंदे भी फल खराब नहीं कर पाते। ये तो बहुत काम की तकनीक है। पर ये बताइए बाबूजी, ये थैलियां फल आते ही बांध दी जाती हैं क्या? अरे नहीं बेटा, जब फल तोड़ना होता है उससे 1 महीने पहले बांधते हैं ये थैलियां। ऐसा करने से निर्यात में भी वृद्धि होती है। ये तो फल को पेड़ पे पकाने की तकनीक है। पर वो क्या बोलते हैं उसे, कार्वेट, उससे भी तो फल पकाते हैं। बेटा वो कार्वेट नहीं है, कैल्शियम कार्बाइड होता है और फलों के लिए वो हानिकारक होता है।
अब तो सरकार ने भी कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पे रोक लगा दी है। मतलब बैन कर दिया है? हाँ, पर एक दूसरा रसायन है जो आजकल इस्तेमाल में आ रहा है, जिससे ना फल को कोई नुकसान होता है ना फल खाने वाले को। ये कौन सा रसायन है? इसे हम इथेरल के नाम से जानते हैं। ये फलों को आकर्षक रंग, स्वाद और पूरी गुणवत्ता के साथ एक समान पकाता है। और बाबूजी, अगर आम पेड़ पे पक रहे हो तो कैसे पता चलता है कि अब उन्हें तोड़ लेना चाहिए? बेटा, इसके लिए एक बहुत ही सरल सी तकनीक है। आम को पानी में डाल कर देखते हैं, यदि वो डूब जाता है तो पक चुका है, यदि तैर रहा है तो समझो कच्चा है। हाँ, पर मुझे याद है बचपन में टपका खाने में बड़ा मजा आता था। तो तुम बस टपका ही खाना इस साल भी। पाल में जो आम रखे जाएंगे उनकी तरफ देखना भी मत बच्चू। बाबूजी, इस बार मैं टपका क्या पाल क्या, मैं तो सब कुछ खा जाऊंगा। तो ये था अक्षय का आज का सफर। आज फलों के राजा आम की खेती, उसकी देखरेख के बारे में बहुत कुछ जानकारी ली अक्षय ने अपने बाबूजी से। अप्रैल माह में बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं मैदानी क्षेत्र में। उन्हीं में से है गेहूं और जौ। इसकी फसल पकने के साथ ही तुरंत कटाई कर देनी चाहिए, वरना सूखने पर झड़ने का डर रहता है। ऐसी ही और बहुत सारी कृषि संबंधी जानकारी के लिए आप लोग लॉग इन कर सकते हैं www.icar.org.in। अगले संडे सुबह 7 से 9 मिलेंगे मेरे देश की धरती में अक्षय के परिवार से। जानेंगे और कृषि की नई तकनीकों के बारे में। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। मेरे देश की धरती